नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। दोस्तों, लोकसभा सदन यानी लोकसभा में जो स्पीकर का उनका भी चुनाव हो गया है। चुनाव में एक तरफा मत जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सरकार को, और उन्हीं के तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पीकर ओम बिरला को बनाया गया। हमने एक वीडियो में ओम बिरला के बारे में जिक्र भी किया है। राहुल गांधी ने क्या कहा उसके बारे में हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे। लेकिन आज राष्ट्रपति अभिभाषण दिए और उन्होंने क्या जिक्र किया उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उस पर विपक्ष क्यों इनका खंडन किया है, क्या उनके भाषण में क्या ऐसा चीज है जो विपक्ष को लगा कि ये सरकार सत्ता पक्ष का लिखा हुआ सरकार का भाषण है। यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सरकार का लिखा हुआ राष्ट्रपति ने भाषण दिया है। उनकी लिखी हुई मनगढ़ंत कहानी जो सरकार अपने तरफ से कहते हैं वही चीज़ जो है राष्ट्रपति जो है अपने भाषण में कहा है। उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपने भाषण में क्या जिक्र किए हैं उसके बारे में आपको एक एक करके बताएंगे। उसके बाद विपक्ष यानी कांग्रेस ने क्या कहा है, क्या खंडन किया है, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में क्या क्या कहा है। आगे चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति जी जो भाषण दिए हैं, हमने जनसत्ता का जो इनका पेपर में रिपोर्ट है उसको हमने स्क्रीनशॉट करके आपको यहाँ पे लगाए हैं, और आप इसी में से पढ़ के हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपने भाषण में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किए हैं। आपातकाल का भी जिक्र किए हैं। जो आपातकाल 25 तारीख जो बीते हैं उसी के दिन में जो है पिछले दिन कई साल पहले इंदिरा गांधी के समय में लगा हुआ था। अब इधर देखिए कि द्रौपदी मुर्मू जी पहले क्या कहते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। 18वीं लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक लोकसभा है। इस लोकसभा का गठन अमृतकाल के शुरुआती सालों में हुआ था। यह लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 56वें वर्ष की भी गवाह बनेगी। आने वाले सत्रों में यह सरकार अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। यानी 18वीं लोकसभा एक ऐतिहासिक लोकसभा है। इस लोकसभा का गठन अमृतकाल के शुरुआती सालों में हुआ था। यह लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 56वें वर्ष की भी गवाह बनेगी। आने वाली सत्र सरकार अपने कार्यकाल का पहले बजट जो है पेश करेंगे। दूसरा, सरकार का यह लगातार प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिले। इसलिए सरकार लीक की हालिया घटनाओं के निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए काम कर रही है। इससे पहले भी हमने अलग अलग राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं देखी है। इसके लिए दलगत राजनीतिक से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस समाधान की जरूरत है। यानी आप पिछले दिन से सुन रहे होंगे और आज भी कई जगह जो है विपक्ष पार्टी नीट पेपर को लेकर के, यूजीसी पेपर को लेकर के कई जगह धरना प्रदर्शन कई राज्यों में किया गया है। यानी हालिया दिन में नीट पेपर को लेकर के बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। हम नीट पे 2 वीडियो बना चुके हैं, आप जाके टाइमलाइन पर देख सकते हैं। लेकिन नीट पेपर का यहाँ पर भी द्रौपदी मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति ने जिक्र किया है। तीसरा, आपातकाल संविधान पर एक सबसे बड़ा हमला था। भारतीय संविधान बीते दशकों में हर चुनौती और कसौटी पर खरा उतरा है। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर कई हमले हुए हैं। 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। संविधान पर सीधा हमला था। जब लगाया गया तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था। लेकिन किन देशों ने ऐसी संवैधानिक ताकतों पर विजय प्राप्त की है? यानी लेकिन देशों ने ऐसी कई संवैधानिक जो ताकत है उन्हों पे विजय प्राप्त की है। आपातकाल इंदिरा गांधी के समय में 25 जून 1975 को लाया गया था। कई मजबूरी हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, उसके वजह से लगाया गया। इंदिरा गांधी खुद भी इस पे जो है माफी मांगे हैं, कांग्रेस भी माफी मांगे हैं। लेकिन आपातकाल जैसी घटनाओं को बार बार जिक्र किया जाता है। आजकल हमारे देश में विपक्ष द्वारा और सही मायने में अघोषित आपातकाल भी है। 2 चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला गया है बिना कोई गुनाह साबित हुए।
गुनाह और आरोप के रूप में, यानी आरोप के रूप में, आरोप के चलते उन्हें जेल में डाला गया है। कई ऐसे मंत्रियों को जेल में डाला गया है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, अभी तक कोई ठोस गवाह और सबूत पेश नहीं हुआ है, उन पे दोषी अभी तक नहीं ठहराया गया है और उन्हें जो है जबरदस्ती हमारे देश के जो सत्ता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अहंकारी पार्टी आप कह सकते हैं, क्योंकि आप बिना गुनाह के आरोप में उसे जेल में डाल देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे भ्रष्टाचारी नेता हैं जो खुलेआम राजनीति करते हैं। कई ऐसे बलात्कारी, रेपिस्ट जैसे नेताओं के चुनाव प्रचार करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं। प्रज्वल रेवन्ना जो अब भागे हुए हैं, उनको, उनके भाई को कुछ दिनों के अंदर गिरफ्तार किए थे। अब आपको भारत इस इरादे के साथ काम कर रहा है कि एक भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। सरकारी योजनाएं की वजह से ही पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीब से बाहर आए हैं। सरकार दिव्यांग भाई बहनों के लिए किफायती और स्वदेशी उपकरण तैयार कर रही है। विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, महिला और किसान सशक्त होंगे। इसीलिए मेरी सरकार द्वारा उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यानी यहां पर जिक्र किया है कि 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीब से बाहर आए हैं। जब 10 करोड़ भारतीय 25 करोड़ जो बाहर आए हैं, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अगर ये सरकार कर रहे हैं तो 82% गरीब को अभी भी जो है अनाज दिया जा रहा है। तो फिर ये 82 करोड़ गरीब जो है, 25 करोड़ गरीब जो है को कह रहे हैं कि 10 वर्षों में कम किया, तो फिर 82 करोड़ गरीब को फिर अनाज क्यों दिया जा रहा है, उसके बारे में और ये पूरे के पूरे भाषण का जो है विरोध विपक्ष ने किया है। उसके बारे में कांग्रेस ने एक एक करके खंडन किया है। उसके बारे में हम आपको अब बताएंगे जो कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेट ने इसको पूरा तरह से खारिज किया है और एक एक कर का जवाब दिया है। आप देखिएगा यहां पे 10 से 11 सवाल है जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। सुप्रिया सुनेट के ट्विटर हैंडल है, मोदी सरकार द्वारा लिखित राष्ट्रपति की अभिभाषण में कुछ बातें। पहला बात है दावा, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। हकीकत क्या है उसके बारे में भी बताए हैं। बिल्कुल नहीं, हकीकत बहुमत से सरकार नहीं, स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं है। बीजेपी के पास कितना है? 240, यानी बीजेपी के पास 240 है और 240 जो है वो बहुमत की सरकार नहीं है। यानी बहुमत के लिए आपको सरकार चाहिए कितना सीट चाहिए? तो आपको चाहिए 272 और ये 240 बीजेपी है और कई अन्य दल सहयोगी मिलकर के पूरे एनडीए गठबंधन के द्वारा ये सरकार चल रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत से सरकार नहीं है, मिली जुली सरकार बनी है। बीजेपी अकेले बहुमत से बहुत पीछे है, सिर्फ 240 पर है। जनादेश मोदी के खिलाफ है, वो हर कीमत पर इस सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा दावा जो आज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण में कहा गया है, 2024 चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियों पर बस एक नजर डालिए तो समझ आ जाएगा दुनिया क्या कर रही है। कई ऐसे अखबार को जिसमें हमने हटा दिया है, लेकिन कई ऐसे अखबार का नाम सुप्रिया सुनेट ने डाला था, द न्यूयॉर्क टाइम्स, बहुत सारे ऐसे अखबार है जो सुप्रिया सुनेट ने डाला था, उसको हमने हटा दिया है। तीसरा दावा है सरकार नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए काम कर रही है, लेकिन क्या काम कर रही है? हकीकत क्या है? 13 महीनों से मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 221 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। आज भी हजारों लोग अपने घर से बाहर कैंप में रहते हैं, पर ना मुख्यमंत्री बदला, ना प्रधानमंत्री एक बार भी मणिपुर गए, ना मणिपुर के बारे में चर्चा की, ना मणिपुर के लोगों से अपील की और ना मणिपुर के मुख्यमंत्री से कुछ कहा और ना मणिपुर के मुख्यमंत्री को बदला गया। चौथा नंबर जो दावा है निवेश और रोजगार के अवसर बनाए गए हैं। हकीकत क्या है? ये अवसर कहां बने हैं? 3 सालों से लगातार विदेशी निवेश गिर रहा है। पिछले साल 43% गिरा है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और 30 लाख केंद्र सरकार की पद खाली है, पर युवा परेशान है। 5वां दावा परीक्षाओं को शुचिता और पारदर्शिता
दलीय से राजनीति से ऊपर है। हकीकत क्या है? नीट घोटाले में लीपापोती की कोशिश। पिछले 5 वर्षों में 43 भर्ती परीक्षा लीक हुई है, जिससे 2 करोड़ से ज्यादा युवा प्रभावित हुए हैं। मोदी सरकार हर बार की तरह इस बार भी जवाबदेही से भाग रहे हैं। युवा न्याय की गुहार कर रहे हैं। मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री रोज बयान बदल रहे हैं। यानी नीट परीक्षा को लेकर के जो है मोदी सरकार के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने क्या कहा था कि नीट पेपर लीक का तो ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। फिर बाद में क्या ने कहा कि हमसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं जो भी इस पेपर का लीक में गुनहगार है, आरोपी है, उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। 6ठा नंबर दावा क्या है? सरकार का प्रयास है कि महिलाएं अधिक से अधिक बचत करें। हकीकत क्या है? घरेलू बचत 47 वर्षों में सबसे निचली स्तर पर है, जबकि घरेलू ऋण लगातार बढ़कर 1970 से लेकर के आज तक सबसे ऊंचे स्तर पे है। पिछले 4 महीने से फूड इन्फ्लेशन 8.5% से ऊपर है। चुनाव होते ही आटे, दाल, टमाटर, प्याज, दूध, टोल टैक्स, सीएनजी सबके दाम बढ़ गए हैं। तो फिर महिलाएं कहां से बचत करेंगे? फिर महिलाओं किस तरह से घर चलाएंगे? गैस का दाम बढ़ रहा है, थाली से टमाटर गायब हो गया है, दाल का दाम बढ़ रहा है, सीएनजी जैसे जो कम सस्ते में भराने के लिए और सीएनजी जैसे गाड़ी को कहीं ज्यादा ऊपर लेवल प्रचार किया गया, और आज पेट्रोल के थोड़ा सा ही कम जो है सीएनजी का दाम कम है। कहीं ना कहीं ये 5 साल में सीएनजी का दाम जो है पेट्रोल के आसपास छू लेगा और पेट्रोल का दाम जो है उससे कई गुना आगे भाग सकता है। यही जो है कांग्रेस ने कहा कि ये जो है वो मन ग्रंथ जो अभिभाषण जो दिए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वह सत्ता सरकार की भाषण है, और सरकार के मन ग्रंथ कहानी कुछ इसी प्रकार से होता है। भाषण में कुछ होता है, लेकिन अंदर ऊपर मन से कुछ होता है, अंदर से कुछ होता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को यह भी कहना चाहिए था कि चुनाव में जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे, भैंस छीनने की बात कर रहे थे, तो यह भी कहना चाहिए था कि इस प्रकार से किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देता है कि आप मुद्दों की बजाय आप अंदर जो बात नहीं होना चाहिए सो बात का आप यूज कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात आप नहीं करते हैं। अब 6ठा नंबर यानी 7वां नंबर ये है, यानी 7वां नंबर ये है, यहाँ पे 6ठा नंबर नहीं 7वां नंबर दावा। आईबीसी जैसे कानूनों ने हमारे बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाया है, लेकिन हकीकत क्या है? आईबीसी इसके अंतर्गत नरेंद्र मोदी ने अपने बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों को 16 लाख करोड़ का ऋण माफ किया है। 7वां यानी 8वां दावा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। हकीकत चुनी हुई सरकारों को एजेंसी और धनबल से गिराना, आपदाएं आने पे गैर बीजेपी सरकारों की मदद न करना, जैसे हिमाचल में एफसीआई को कर्नाटक को ध्यान न देने के लिए बाध्य करना, ऑपरेटिव फेडरलिज्म की नहीं देश की राजनीति का परिणाम है। और 8वां 9वां नंबर दावा, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य में स्पर्धा हो। हकीकत क्या है? तो फिर हर निवेश का प्रोजेक्ट बाकी राज्यों से लेकर के जबरन गुजरात ही क्यों भेजा जाता है? चोरी की सरकार बनाने के बाद महाराष्ट्र का वेदांता, फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट, टाटा एडवर्स प्रोजेक्ट गुजरात क्यों भेजा गया है? यानी गुजरात लॉबी गुजरात में ही सब किसको जो है कर रहे हैं, लेकिन और राज्य में कोई तरक्की नहीं किया जा रहा है। 9वां 10वां दावा, सरकार के प्रभावी प्रयासों का परिणाम है कि भारत के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंच पर रिकॉर्ड संख्या में मेडल जीत रहे हैं। हकीकत क्या है? मेडल लाने पे खूब फोटो खिंचाई, हाथ मिलाया। जब होनहार बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया तो न सिर्फ आरोपी को संरक्षण दिया, बल्कि मेडल लाने वाले बेटियों को सड़क पर घसीटा, बूटों के तले रौंदा, और उसी यौन शोषण करने वाले ब्रिजभूषण सिंह के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने उसे टिकट दे दिया। 10वां नंबर, आज अफवाह फैलाना, जनता को भ्रम में डालना, मिसइंफॉर्मेशन का सहारा लिया जा रहा है। इस स्थिति को बेरोकोटक चलाने नहीं दिया जा सकता है। तो हकीकत क्या है? यह आईना बीजेपी को दिखाना जरूरी था। दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री तो खुद बीजेपी की आईटी सेल है, जो लगातार झूठ और फेक न्यूज फैलाती है। यह बात बीजेपी के लोगों और उनके समर्थकों को पढ़ाया जाना चाहिए। लोगों के वक्तव्य को काटने, छाटने, झूठे वीडियो बनाने में, गलीच घिनौनी वाहियात बात करने में बीजेपी को परंपरागत हासिल है। अब सुधार
जाना चाहिए। यानी इस प्रकार की खबर जो है बीजेपी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है। बीजेपी को सुधारने की जरूरत है और बीजेपी के आईटी सेल किस प्रकार से फेक न्यूज जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सर्कुलेट करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। क्या द्रौपदी मुर्मू जी को यह भी कहना चाहिए कि जिन बच्चियों के साथ बीजेपी आईटी सेल के 3 लौंडे ने घिनौना हरकत किया है उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ है। कर्नाटक जैसे राज्य में चुनाव होता है, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव होता है, तो इन तीनों लौंडे अपराधियों को जो है कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी यूज करते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो फिर उन्हें जो है जेल में डलवा दिया जाता है। क्या यही असली महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, बहन बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने भाषणों में किसी भी तरह आदमी को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, महिलाओं को गुमराह करने के लिए तो बातें कह देते हैं, लेकिन जब उन्हीं बीजेपी आईटी सेल जैसे गुर्गे जैसे लौंडे जब किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ और रेप करता है तो फिर बीजेपी इस पे मौन क्यों रहता है? बीजेपी क्यों अभी तक जो है मणिपुर पे चुप है? क्या इस बार भी सरकार बनाए हैं तो मणिपुर जाकर के क्या समर्थना दे सकती है? क्या मणिपुर में शांति ला सकते हैं? यह भी देखना, कितना दिन में शांति होगा यह भी देखना जरूरी है। और सदन में अब विपक्ष नेता राहुल गांधी जिस तरह से मजबूती से सदन में आए हैं तो कहीं ना कहीं मणिपुर जैसे मुद्दों को लगातार आवाज उठाएगा और मोदी जी इससे बचते भागेंगे। अगर ज्यादा मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा तो पिछली बार की तरह ओम बिरला जैसे स्पीकर फिर बने हैं वही जब 115-113 सांसदों को संसदीय सदस्यता खत्म कर देगा और निष्कासित कर दिया जाएगा। अब आप आगे बताते हैं कि संसद टीवी के ऊपर भी जो है कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। क्या सवाल खड़ा किया है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। 51 मिनट के राष्ट्रपति यानी 51 मिनट के राष्ट्रपति संबोधन में किसको कितना बार दिखाया है? पिछले बार की तरह सबसे ज्यादा नेता सदन नरेंद्र मोदी को 73 बार दिखाया गया है। वही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 6 बार दिखाया गया है। तो इसमें भी जो है संसद टीवी जो है कहीं ना कहीं मनभेद कर रहे हैं। यानी अभी भी जो है विपक्ष को टीवी से गायब करने की कोशिशें की जा रही है। सरकार 108 बार दिखाया गया है और विपक्ष को मात्र 18 बार, यानी कई गुना ज्यादा सत्ता पक्ष को ज्यादा दिखाया जा रहा है और कई गुना कम जो है विपक्ष को दिखाया जा रहा है। संसद टीवी सदन की कार्रवाई दिखाने के लिए है, कैमरा जीबी की आत्ममुग्धता के लिए नहीं है। यानी संसद में क्या कार्रवाई हो रही है, सदन में सत्ता और विपक्ष को दोनों बराबर हिस्सों में दिखाना चाहिए। जितना ही नरेंद्र मोदी को दिखाया जाता है उतना ही राहुल गांधी को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी विपक्षी नेता है। जनता की आवाज को अपने सदन में कहीं ना कहीं बुलंद करेंगे, बेरोजगार और छात्रों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और राहुल गांधी जब लोकसभा का शपथ ग्रहण लिए, जब नेता प्रतिपक्ष बनकर के अपना भाषण दिए तो उन भाषणों में ने जिक्र किया कि हम कितनी सदन अच्छी से चलती है वो मैंने नहीं रखता है, कितनी आवाज जनता आवाम की सुनी जाती है उनकी बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और एलओपी के बारे में भी बताया गया कि एलओपी जो है हम आपके आवाजों को, चाहे वो इंडिया गठबंधन अलायंस के नेता हो चाहे तमाम आवाम जनमत जनता हो, उसकी आवाज को हम अपने एलओपी के थ्रू संसद में उठाएंगे और न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में यही है, आगे हम जैसे खबर आएगा तो आपको बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।